Hello everyone, welcome to Amco Education. This is history series in which we will discuss about Gupta period and already we had discussed so many important topics of Indian history. So इस लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड की। अगर आपको हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप हमारी पूरी हिस्ट्री सीरीज़ को देख सकते हैं। देखिए, जो गुप्ता पीरियड है, अगर हम बात करें कि इनका जो एमरजेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उस तरह के जो लिटरेरी सोर्सेज है हमारे पास नहीं है। इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई। लेकिन जितनी भी है उसके बेसिस पे आज हम पढ़ेंगे कि जो उनका टाइम था वो 319 से 540 एडी के बीच का है। ठीक है, 4th सेंचुरी एडी में एक नई डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है जिनका नाम होता है गुप्ता, और ये डायनेस्टी मिलती है हमें मगध के रीजन में देखने के लिए, क्योंकि मगध जिसने मगध पे रूल कर लिया मतलब अब आगे तो उसी का ही रूल है। हम काफ़ी सारे लेक्चर से पीछे देख भी चुके हैं कि जो मेन सेंटर जो पावर होती थी वो मगध के पास ही थी। काफ़ी ज़्यादा जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट होता है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि जैसे मौर्यास ने काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, एक बहुत बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश किया था, कि गुप्ता ने भी ऐसा किया। इतना बड़ा एरिया तो नहीं था इनका, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो नॉर्दर्न इंडिया है उसको इन्होंने, उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इनके अंडर आ चुका था, और आगे चल के पूरे 200 साल तक ये उस पर राज करते हैं। इनके टाइम को क्लासिकल एज या गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है एशियन इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा किसकी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था जिसे हम क्लासिकल एज या गोल्डन एज बोलते हैं एशियन इंडिया की, तो वो हमारा गुप्ता पीरियड है। एपिग्राफिक एविडेंस से हमें पता चलता है। देखिए, एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो उन्हीं एविडेंस से हमें पता चलता है कि जो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गुप्ता, मतलब उनका नाम गुप्ता था। ठीक है, और उन्होंने एक टाइटल भी एज्यूम करते हैं, वो होता है महाराज। आगे चल के इन्हीं गुप्ता जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, उनके बेटे आगे सक्सीड करते हैं और उनका नाम होता है घटोत्कच, और ये भी सेम टाइटल एज्यूम करते हैं महाराज का। ठीक है, तो ये एक इंट्रो था पूरा गुप्ता पीरियड का कि इसके फाउंडर कौन थे, फिर उनको आगे कौन सक्सीड करता है, उस इनकी जो डायनेस्टी है उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, द गोल्डन एज कहा जाता है। 4th सेंचुरी के आसपास इन्होंने अपना जो स्टैब्लिशमेंट है वह मगध में कर लिया था, और अगले 200 सालों तक अब गुप्तास का ही रूल चलने वाला था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की। नाम सभी ने सुन रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 319 से 334 एडी इनका टाइम पीरियड था। तो ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने टाइटल एज्यूम किया था महाराजा अधिराज। अभी पिछले वालों ने क्या किया था? सिर्फ महाराज किया था, लेकिन पूछा ये जाएगा आपसे कि महाराजा अधिराज जो टाइटल है वो पहली बार किसने एज्यूम किया था? वो किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इन्होंने अपनी किंगडम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था, और कैसे किया था? जो मैट्रिमोनियल अलायंस होता है उनको बना के इन्होंने क्या करा, जो अपने आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ पर शादी वगैरह करके वहाँ पर उनको, उनसे हम बोलते हैं ना, उनको अपना रिलेटिव बना लिया, रिश्तेदारी बना ली। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो पूरा किंगडम था उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया, दूसरी जो फैमिलीज थी उनके साथ रिलेशन रखकर। ठीक है, लिच्छवी जो राज्य था वहाँ की क्वीन थी कुमार देवी, उनसे शादी कर ली थी। ठीक है, कहाँ की थी वो? जो मिथिला रूलर थे वहाँ की वो राजकुमारी थी, और वहाँ से उनको उसके बदले में बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, रिसोर्सेज मिलती है और प्रेस्टीज मिलता है, और इस चीज़ का वो बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। और पूरा जो गैंगेटिक वैली होती है, क्योंकि उस टाइम में सबसे फर्टाइल पार्ट यही था, वो सारा का सारा उनके अंडर आ जाता है। और यहाँ पर वो स्टार्ट करते हैं गुप्ता एरा। तो गुप्ता एरा पूछा जाता है गुप्ता एरा कब स्टार्ट हुआ था, तो 319 एडी में स्टार्ट हुआ था। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज एबल टू स्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर मगध, प्रयाग एंड साकेत इन अयोध्या। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, जब उनकी अथॉरिटी थी, वो पूरे इन तीनों राज्य पे अच्छे से जमा लेती थी। जितना भी जो एरिया है ये तीनों किसके अंडर आ चुका था? अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के अंडर आ चुका था। इन्होंने क्या चलाए थे? जो गोल्ड कॉइन्स थे वो भी चलाए थे। उन गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे? दिनार। और उनकी खास बात ये थी कि ये इन्होंने अपने और जो अपनी वाइफ थी ये उनके नाम से चलाए थे। या तो इनकी इमेज होती थी उस पर, मैं आपको भी दिखाऊंगी पिक्चर में किस तरह की ये होते थे। तो ये इन कॉइन्स को बोलते थे चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार देवी टाइप कॉइन। मतलब इनका बाद में इस तरह का नाम रखा गया क्योंकि इस पर चंद्रगुप्त और जो कुमार देवी इनकी वाइफ थी दोनों का ही पिक्चर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं ये हमारा मगध। ठीक है, ये पूरा हमारा मगध है। ठीक है, यहाँ पर ये अयोध्या हो गया। ठीक है ना, तो ये जो राज्य थे यहाँ पर इन्होंने अपना रूल जमा लिया था। और ये आपका छोटा सा ये प्रयाग हो गया। जो अयोध्या है उसी को उस समय साकेत बोलते थे, अयोध्या को ही साकेत बोलते थे। ये मगध हो गया, ये बाकी आपका ये प्रयाग हो गया। तो यहाँ पे सब किसका रूल था? ये वैसे तो ये पूरा गुप्ता डायनेस्टी का, आगे चल के किस तरह से ये कंट्रोल बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा वो टाइम हो गया जो क्लासिकल एज बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, जब गुप्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटे छोटे राज्य दिखा दिए जो मेन थे उस समय के। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्तास का रूल था। ये उस टाइम के कॉइन हुआ करते थे। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त और कुमार देवी टाइप जो कॉइन थे, तो इस तरह से ना उनकी इमेज बनी होती थी उसमें, ठीक है। तो इस तरह के कॉइन, ये गोल्ड कॉइन होते थे जो उस समय चलते थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है। आगे हम और भी देखेंगे क्योंकि ये इनकी जो डायनेस्टी होती है ये बहुत सारे कॉइन बनवाती है, तो आगे हम सारे एक एक करके सारे कॉइन्स देखेंगे, तो वो आपको मैप याद रखना और ये कॉइन भी आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट है सिर्फ पहचान के लिए। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। देखिए समुद्रगुप्त का जो टाइम है वो है 335 से 380 एडी का। समुद्रगुप्त एक बहुत ही ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के। द मोस्ट डिटेल एंड द ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ दिस रीन इज प्रिजर्व इन द प्रयाग प्रशस्ति। इनका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इनके बारे में हमें, सबसे ज़्यादा इनसे हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, वो मिलता है हमें प्रयाग प्रशस्ति से, जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये जो पिलर एडिक्ट है ये उन्हीं पिलर एडिक्ट्स में से एक है जो अशोक ने बनवाए थे। तो इसके बारे में जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में भी लिखा हुआ है उस पिलर एडिक्ट में, क्योंकि जब बाद में समुद्रगुप्त का रूल आता है तो वो अपने बारे में लिखवाते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। देखिए प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, जो चीज़ ना किसी की तारीफ में लिखी जाए, तो वहाँ पर वो समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है एक तरह से कि वो कितने महान रूलर थे। कौन से इंस्क्रिप्शन पे, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर। इसको कंपोज किया था हरिसेन ने। हरिसेन उन्हीं के कोर्ट के एक पोइट थे, जो समुद्रगुप्त है उन्हीं के कोर्ट के एक बहुत ही महान पोइट थे हरिसेन। तो इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग जो समुद्रगुप्त थे वो बहुत ही बड़े ग्रेट कॉन्क्वायर थे, जिन्होंने बहुत सारे एरिया को जीत लिया था बहुत ही ब्रेवरी के साथ। इन द गैंगेटिक वैली एंड द सेंट्रल इंडिया समुद्रगुप्त annexed the territory of the defeated monarch, but in South India he remained content with the victories alone and did not annex the territory of the vanished ruler। तो देखिए ऐसा कहा गया है, जो गैंगेटिक वैली है और जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर समुद्रगुप्त ने बहुत सारे जो अलग अलग जो दूसरी टेरिटरीज थी उनको हरा दिया था, उनके मनार को, और उनको जीत लिया था। लेकिन साउथ में उन्होंने वैसे का वैसे ही रहने दिया, वहाँ पर ज़्यादा उन्होंने मतलब लड़ाई झगड़ा वो सब नहीं किया, वो नॉर्दर्न इंडिया तक ही सीमित रह गए थे। तो ऐसा नहीं था कि वो उन एरियाज़ को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे, बस उन्होंने चाहा ही नहीं, ठीक है। और अगर एक दो जगह से कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर अगर उन जो रूलर्स हैं वहाँ के उनको हरा भी दिया, तो उन्होंने वापस से उनका एरिया ना उनको ही दे दिया, बस ये कहा कि ठीक है अब तो मेरे हिसाब से चलोगे, बाकी चलो ठीक है तुम ही रूल कर लो। तो इस तरह से कुछ था। समुद्रगुप्त की जो मिलिट्री कैंपेन था उसे जस्टिफाई करें हम तो मतलब जो लोग हैं वो इस तरह बोलते हैं, जो पहले जो राइटर्स हैं ऑथर है वो कहते हैं कि इनको जो समुद्रगुप्त हैं उनको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा, ये V.S. स्मिथ ने बोल कर गए हैं कि जो समुद्रगुप्त थे वो इंडिया के नेपोलियन थे। अगर मैं आपको नेपोलियन के बारे में बताऊँ तो नेपोलियन एक ऐसा इंसान था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। काफ़ी ब्रेव हम कह सकते हैं सोल्जर था ये, जिसके में एक ना एक होता है ना कि जोश होता है कि हाँ मुझे कुछ कर दिखाना है, जो किसी के रोके से रुके ना, इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए जो समुद्रगुप्त है वो भी कुछ ऐसे ही थे। तो जो V.S. स्मिथ है उन्होंने समुद्रगुप्त की बराबरी करी थी, किससे, नेपोलियन से। तो इसीलिए इंडिया का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का नेपोलियन कौन है और ऐसा किसने कहा, तो जो इंडिया के नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त है, और ऐसा किसने कहा, V.S. स्मिथ ने कहा। द रेफरेंस टू हिज डोमिनियन ओवर जावा सुमात्रा माल्या आइलैंड। तो ठीक है, तो ये ना केवल सिर्फ इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड था वहाँ पर, बल्कि जो उनका डोमिनियन था है ना, वो इनका जावा सुमात्रा और माल्या तक भी जाता था, ठीक है। वहाँ पर भी ये इनका मतलब बोल सकते हैं ना कि हाँ इनकी चलती थी वहाँ पर भी, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी। ऐसा नहीं था सिर्फ आर्मी थी, है ना, वो साथ में इनकी नेवी भी थी। जब ये कोई पानी वाला जो रास्ता होता है, जैसे सी रूट होता है, तो वहाँ पर भी इसीलिए इनका अच्छा वाला कंट्रोल था, ठीक है। मैं आपको एक बार ये इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन दिखाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए ये है इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं फिगर में देख रहे हो, ये यहाँ पर ये, तो यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में, ये पूरा इस तरह से, ठीक है। तो इसे किसने कंपोज किया था, हरिसेन ने किया था। हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के एक बहुत ही फेमस कोर्ट पोइट थे, ठीक है। हरिसेन ने यहाँ पर कंपोज किया था, इसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, जो किसी की तारीफ में लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। When he died, his mighty empire bordered that of the कुषाण of the western province। और जब इनकी डेथ होती है समुद्रगुप्ता की, तो जो वेस्टर्न साइड पे कौन होता है, कुषाण होते हैं। वेस्टर्न आपको पता ही है, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। और जो अभी हमारा मॉडर्न अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उसी को हम क्या बोलते थे उस समय, वेस्टर्न प्रोविंस बोलते थे। जो वकाटक्स थे वो कहाँ पर थे, वो यहाँ नीचे डेक्कन वाले पार्ट में थे, ठीक है, जो साउदर्न महाराष्ट्र है हमारा। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मोस्ट इंडियन एंड आर्यवर्ता इंटू अ फॉर्मिडेबल पावर। देखिए जो सबसे बड़ी जो इनकी हम कह सकते हैं एक अचीवमेंट थी समुद्रगुप्त की, वो थी सबको मिला के रखना, सबको यूनिफाइड रखना। टाइटल देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से टाइटल लिए थे। देखिए टाइटल की बात करें तो इन्होंने टाइटल कौन कौन से लिए थे, कविराज, ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, किंग ऑफ पोइट्स थे, है ना, पोइट्री वगैरह करने का शौक था इन्हें। परम भगवत, नालंदा कॉपर प्लेट पे हमें पता चलता है, ठीक है ना, कि वहाँ से कि इनका नाम परम भगवत भी था।
तो नालंदा कॉपर प्लेट से हमें पता चलता है कि जो उनका नाम था वो परम भगवत भी था, ठीक है। अश्वमेधा प्रकारमक, ठीक है। तो थोड़ा अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि नाम ही इतने बड़े होते हैं, समझ नहीं आता कैसे प्रोनाउंस करना। तो उससे हमें पता चलता है कि हुज माइट वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द हॉर्स सेक्रीफाइस कॉइन, ठीक है। और इन्हें किस नाम से बोला जाता था? विक्रम के नाम से बोला जाता था, ठीक है। सर्वराज और छेटा के नाम से बोला जाता था, क्योंकि इन्हें माना जाता है कि अपरूटर थे सभी किंग्स के, ठीक है। उसके बाद है कि ओनली द गुप्ता रूलर हैज़ द टाइटल ऑफ सर्वराज और छेटा। तो ये जो टाइटल है, ठीक है, ये सिर्फ गुप्ताज ने ही लिया था। तो ये खास बात ये हो जाती है इस चीज़ की कि ये जो टाइटल है इस तरह का सर्वराज और छेता, ये सिर्फ टाइटल जो गुप्ताज रूलर ने एज्यूम किया था। इनके अपने कुछ ओरिजिनल टाइप के गोल्ड कॉइन भी थे जिनको दिनार बोलते थे। और ये गरुड़ टाइप, धनुर्धारी, आर्कर टाइप, एक्स टाइप, ठीक है ना, अश्वमेधा टाइप, है ना, ये अलग अलग तरह के इनके कॉइन चलते थे। समुद्रगुप्त वॉज अ वैष्णवित। तो ये वैष्णवित कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं, ठीक है ना, उनकी पूजा करते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज राइटर व्यांग हुसान से, मेगावर्मन द किंग ऑफ श्रीलंका सेंट एन एम्बेसी टू द समुद्रगुप्त फॉर परमिशन टू बिल्ड अ मोनास्ट्री फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम एट द बोध गया। तो ऐसा कहा गया है, जो चाइनीज़ राइटर थे हुएन सिंह, उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्मन, ठीक है ना, तो उन्होंने समुद्रगुप्त के पास एक राजदूत को भेजा था, इसलिए कि उन्हें परमिशन चाहिए थी बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम है उसको बनाने के लिए बोध गया में। और जो समुद्रगुप्त होते हैं वो उनको ये परमिशन दे भी देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो भगवान विष्णु को मानते थे तो वो बाकी किसी और धर्म को टॉलरेट नहीं करेंगे या उसको हटा देंगे, नहीं, वो फिर भी जो बाकी धर्म है वो उनका भी उतना ही सम्मान करते थे, ठीक है। तो यहाँ से पूरा हमें किसके बारे में पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कौन कौन से टाइटल एज्यूम करे, ठीक है ना, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, कितने तरह के कॉइन चल रहे थे, ठीक है, और कैसे उन्होंने अपने राज्य में मोनास्ट्री जो मठ होते हैं वो बनाने की परमिशन भी दी थी श्रीलंका के जो किंग थे मेघावर्मन उनको। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इनका जो टाइम है वो है हमारा 380 से 414 एडी का। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्त विशाखादत्त समुद्रगुप्त वो सक्सीड बाय द रामगुप्त। तो देखिए जो विशाखादत्त ने जो लिखा है अपने टेक्स्ट में, जो लिटरेरी सोर्सेज में हमें पता चलता है, उनसे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त को सक्सीड किया था उनके बाद रामगुप्ता ने, ठीक है। लेकिन ये इतने ज़्यादा कैपेबल रूलर नहीं थे जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकते या ब्रेवरी के साथ जो दूसरे जो दुश्मन है उनके साथ लड़ सकते। तो इनका जो रूलिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहता है। ही वॉज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन। तो ये अकेले ही ऐसे राम गुप्ता जो है वो अकेले ही ऐसे गुप्ता रूलर रहे हैं जिन्होंने कॉपर के जो कॉइन थे उनको इशू करवाया था। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कॉपर के कॉइन्स को इशू कराया, तो वो कौन थे? राम गुप्ता थे। राम गुप्ता थे एक बहुत ही कमज़ोर, ठीक है ना, और बहुत ही कायर हम बोल सकते हैं, ऐसे राजा थे। यहाँ तक कि जब अटैक हुआ था इन पर, जब इन पर बाहर से अटैक हुआ था शाकास का, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था। और यहाँ तक कि जो अपनी क्वीन थी ध्रुव देवी, उनको भी दे दिया था उन्हीं को, शाकास को। बट द प्रिंस चंद्रगुप्त सेकंड, जो इनके भाई थे, अब रामगुप्ता के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना, इनके भाई थे वो छोटे भाई, इनको ये सब चीज़ें देख के बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब अगर सब कुछ इन्हीं के हाथ में यही ऐसे रह गए ना तो यहाँ हमारा तो कुछ दिन में यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, गुप्ता डायनेस्टी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और सबसे पहले तो क्या करते हैं, वो जो शाकास की जो रूलर होता है सबसे पहले तो उनको मारते हैं, ठीक है, वहाँ से कोई इनको वापस लेकर आते हैं और फिर आते ही जो इनका भाई होता है रामगुप्ता, ये उसको भी मार देते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त फिर क्या बन जाते हैं? अगले रूलर बन जाते हैं। ये शाका रूलर को भी सक्सीड करते हैं और जो उनका भाई होता है रामगुप्ता उसको भी सक्सीड करते हैं और सारे किंगडम को अपने किंगडम में मिला लेते हैं। और जो ध्रुव देवी होती है रामगुप्ता की जो वाइफ होती है उनसे शादी कर लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ एम्पायर बाय द मैट्रीमोनियल अलायंस विद द नागास एंड द वकाटक। तो चंद्रगुप्त सेकंड भी वही पॉलिसी अपनाते हैं जो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनाई थी, क्या करके? शादी करके, ठीक है ना, दूसरे जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वहाँ पर शादी करके, जैसे कि नागास, ठीक है, वकाटक, और जो वेस्टर्न इंडिया होता है वहाँ पर भी क्या करते हैं, वहाँ पर ये कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं कि या तो कहीं शादी से बात बननी है वरना बाकी जगह पर अटैक। नागा डायनेस्टी में ये जो कुबेर नाग होती हैं उनसे शादी करते हैं। और वकाटक जो प्रिंस होते हैं रुद्रसेन सेकंड, उनकी जो डॉटर होती है प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना, उनसे शादी करते हैं। तो यहाँ पर उनके नागास के साथ भी रिलेशन बन गए और जो वकाटक है डेक्कन वाले एरिया में वहाँ पर भी उनके रिलेशन बन गए। तो दोनों तरफ से खतरा हो गया कम। अब एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरथ्रो ऑफ शाका रूलर इन वेस्टर्न इंडिया, गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी। देखिए अब इनका जो रूलर है, अब जो जो उनका रूलिंग टाइम है, अब उसको ये इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं अपना जो एरिया होता है कि अरेबियन सी तक उसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कॉन्क्वायर कर लेते हैं। ये सिल्वर के कॉइन भी इशू कराते हैं। जब ये शाकास को हराते हैं तो उसी मेमोरी में ये सिल्वर के जो कॉइन है उनको भी इशू कराते हैं। ये पहले ऐसे गुप्ता रूलर होते हैं जो कि सिल्वर कॉइन को इशू कराते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कॉपर कॉइन किसने इशू कराए थे, तो कॉपर कॉइन किसने इशू करवाए थे? रामगुप्ता ने करवाए थे। सिल्वर कॉइन कौन इशू करवा रहा है? चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। और दिनार गोल्ड कॉइन किसने इशू कराए थे? समुद्रगुप्त ने भी करवाए थे और वो जो पहले वाला चंद्रगुप्त थे उन्होंने भी करवाए थे।
उज्जैन सीम्स टू हैव बीन मेड द सेकंड कैपिटल बाय द चंद्रगुप्त सेकंड। उज्जैन को अपना सेकंड कैपिटल बनाते हैं कौन? चंद्रगुप्त सेकंड उज्जैन को अपना सेकंड कैपिटल बना लेते हैं, ठीक है। और जब ये उनको हराते हैं, शाकास को हराते हैं, तो ये एक टाइटल एज्यूम करते हैं शाकाहारी, ठीक है ना, और दूसरा विक्रमादित्य, क्योंकि शाकास को हरा दिया था इन्होंने। मेहरौली के पास एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन होता है जो हमें बताता है कि किंग डिफीटेड द कॉन्फिडेंसी ऑफ वंगास और वहीलिकास बल्क, ठीक है। ये जो वंग थे और जो वहीलकास थे, देखिए ये जो वंग थे ये तो थे आपको मिलेंगे ईस्टर्न बंगाल में मिलेंगे ये, ठीक है ना, जो बंगाल का जो ईस्ट वाला साइड है वहाँ पर मिलते हैं। तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने राज्य को फैला लिया था और इनको वहाँ से हटा दिया था। और जो ये बल्क है ये आपको, जो बल्किस्तान है ना, ये आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इन्होंने वहाँ तक भी अपना पूरा राज्य वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। तो ये जो सारी जो बातें हैं किस तरह से इन्होंने वंग और जो वहीलकाज है इनको हटाया था, ये हमें पता चलता है। जो कुतुब मीनार के बराबर में, अगर आप कभी वहाँ पर गए होंगे दिल्ली में, तो कुतुब मीनार के बराबर में एक मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस पर ये बातें सारी लिखी हुई हैं कि किस तरह से इन्होंने इन सबको हटाया और फिर बाद में पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इनके बारे में। एक तो सबसे पहले इनको टाइटल मिला विक्रमादित्य, ठीक है। इनके भाई थे बड़े भाई राम गुप्ता, जो कि बहुत ही एक हम कह सकते हैं कमज़ोर राजा थे। उन्होंने सरेंडर कर दिया था शाकास के सामने और अपनी वाइफ को भी उन्हीं को दे दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त जो सेकंड होते हैं वो सबसे पहले शाकास को हराते हैं। उसके बाद वो अपने भाई को भी मारते हैं कि अगर ऐसे राजा हमारे डायनेस्टी में रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक हम टिकेंगे नहीं। उसके बाद जो उनकी भाई की जो वाइफ होती है ध्रुवा देवी, उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये और रिलेशन बनाते हैं मैट्रिमोनियल, जिसमें नागास और वकाटक्स के साथ बनाते हैं। उसके बाद फिर ये शाकास को पूरी तरह से जब हटा देते हैं तो ये एक टाइटल एज्यूम करते हैं शाकाहारी। और ये पहले ऐसे गुप्ता किंग होते हैं जो कि सिल्वर कॉइन को इशू कराते हैं। इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? जो कुतुब मीनार के बराबर में मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से हमें पता चलता है कि इन्होंने किस तरह से जो बाकी छोटी छोटी जो कॉन्फिडरेसी थी उनको हराया और ये एक बहुत ही बड़े किंगडम के तौर पे इन्होंने अपना जो राज्य था उसको स्टैब्लिश किया और एक काफ़ी बड़े किंग के तौर पे इनको देखा जाता है। इनके अपने 9 जेम्स थे। जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो अपने 9 जेम्स के लिए बहुत फेमस थे। जो 9 लोग थे इनके कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है ना। पहला है कालिदास। जो कालिदास थे ये पोइट्री करते थे, ठीक है। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं जैसे कि ऋतु संहार, मेघादूतम, ठीक है ना, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ठीक है ना, विक्रम, ठीक है, और ड्रामा शकुंतलम और अभिज्ञान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके हम कहते हैं, इसमें ड्रामा भी हैं, कुछ पोइट्री हैं जो कि कालिदास ने लिखे थे, ठीक है। फिर अमर सेन, इन्होंने क्या लिखा था? ये अमर सेन कोशा, ठीक है। धन्वंतरी, ठीक है, ये कौन थे? ये इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन की जो टेक्स्ट बुक थी वो थी, ठीक है। आगे देखते हैं। वारा मीरा, ठीक है। और फिर कौन थे? अराचु, और फिर घटाकर्णा, शप्रांक, वेलभट्ट, शानकु, ठीक है। और लास्ट में ये, हाँ, ये इनके पूरे 9 के 9 इनके जैम हो गए, ठीक है। तो ये 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य थे इनके कोर्ट के। हर किसी में कुछ ना कुछ खास बात थी, तो इसीलिए अपने आप में जाम बन जाते हैं। फिर जैसे बोलते हैं ना नवरत्न बोलते हैं, जैसे अकबर के नवरत्न थे, तो ऐसे यहाँ पर ये चंद्रगुप्त के नवरत्न थे। फायहान जो एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया में आते हैं विजिट करने के लिए, वो जो चंद्रगुप्त का जो टाइम है उसको बताते हैं कि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट किंगडम है उनके बारे में बताते हैं कि जो ऐसा नहीं था कि जो बुद्धिस्ट है उनके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने उनके बारे में बताया कि यहाँ पर उस समय जो बौद्ध धर्म था वो भी काफ़ी अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि ये लोग किसी और धर्म को मान रहे हैं तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था उसको कोई नुकसान पहुँचा रहे थे। इनके टाइटल के बारे में बताया कि इन्होंने कौन कौन से टाइटल को एज्यूम किया हुआ था जो चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो देवगुप्ता, देवराज, देवश्री, परम भगवता, ठीक है, नरेंद्र चंद्रा, सिन विक्रम। और इनके अपने कुछ ओरिजिनल टाइप के गोल्ड कॉइन भी थे दिनार, जैसे अश्वारोही टाइप, छत्राधरी टाइप, ठीक है ना, चक्र विक्रम टाइप। तो ये कुछ कॉइन थे। तो कॉइन के लिए तो जो गुप्ता एज है वो बहुत ही फेमस रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कुमार गुप्ता फर्स्ट की। इनका टाइम पीरियड कितना रहा है? 415 से 455 एडी रहा है। ये चंद्रगुप्त के पास जो कुमार गुप्ता होते हैं वो सक्सीड करते हैं। तो कुमार गुप्ता जो फर्स्ट थे वो किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त सेकंड के थे। टुवर्ड द एंड ऑफ हिज रेन गुप्ता एम्पायर वाज थ्रेटन्ड बाय द नॉर्थ बाय द हुन्स। तो इन्हीं के टाइम पे जो हुन्स थे उन्होंने अटैक कर दिया था नॉर्दर्न साइड पे, ठीक है। एंड वो वर टेम्परली चेक बाय हिज सन स्कंदगुप्त। और उसके बाद उस समय तक जो कुमार गुप्त थे उनके बेटे भी आ चुके थे, स्कंदगुप्त। कुमार गुप्ता किसके वर्षी पर थे? कार्तिकेय के वर्षी पर थे। तो ये ना इनके नाम पर बहुत सारे कॉइन भी छपवाते हैं। ये जो कार्तिकेय है उनके सिंबल के साथ कॉइन भी बनवाते हैं। कुमार गुप्ता फर्स्ट ने ही जो नालंदा विहार जो यूनिवर्सिटी है ना, उसको स्टैब्लिश करवाया था। और ये बहुत ही बड़ा एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था। बाहर से जो दूसरे देश के जो लोग थे वो भी यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते थे। इनके टाइटल की बात करें तो जो कुमार गुप्ता फर्स्ट है उनका टाइटल था महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेधा, ठीक है ना। ओरिजिनल टाइप के गोल्ड दिनार की बात करें तो इनके भी बहुत सारे तरह के कॉइन्स थे, जैसे कि कदघरी, गजरोही सिन निहानता, ठीक है, खंग निहानता, राइनोसोरस लेयर टाइप, ठीक है, कार्तिकेय टाइप, अपरिग्रह मुद्रा टाइप, ठीक है। तो ये
कुछ उस तरह के कॉइन थे जो उस समय वहाँ पर चलते थे। तो कॉइन की तो मैंने कहा ना, कॉइन तो आपको गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके टाइम पर रखने की, कि अगर कोई पूछे कि जो हुन्स का जो अटैक है वो किसके टाइम पे हुआ था, तो आप कहेंगे कुमार गुप्ता के टाइम पे। ठीक है। कार्तिक के वर्शिप कौन करते थे, तो वो भी कुमार गुप्ता करते थे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें ये पूछा जाता है कि जो नालंदा महावीर जो यूनिवर्सिटी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, उसके फाउंडर कौन थे, तो वो कौन थे, कुमार गुप्ता फर्स्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त कौन थे, कुमार गुप्ता फर्स्ट के बेटे थे। ठीक है। स्कंदगुप्त की बात करें तो लास्ट ग्रेटर रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, क्योंकि इसके बाद जो रूलर आते हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तो वो आगे ज़्यादा टाइम तक फिर जो गुप्ता पीरियड होता है वो टिक नहीं पाता है। इनके टाइम पे हुन्स का अटैक हुआ था और इन्होंने क्या कहते थे, उनको हरा दिया था। ठीक है। अटैक तो किसके टाइम पर हो गया था, कुमार गुप्ता के टाइम पर उन्हें आना शुरू कर दिया था, लेकिन हराया किसने था, स्कंदगुप्त ने हराया था। और जब ये इनको हरा देते हैं, हुन्स को हरा देते हैं, तो ये एक टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य। ठीक है। विक्रमादित्य इससे पहले कौन ले चुका है, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनका टाइटल था, लेकिन जो स्कंदगुप्त फर्स्ट है ये भी विक्रमादित्य का टाइटल लेते हैं। और ये पता चलता है हमें जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन होता है उससे पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त हैं उन्होंने जब हुन्स को हराया था तो उसके बाद टाइटल लिया था विक्रमादित्य। कंटिन्यूस अटैक होता है इनके ऊपर, इनके एम्पायर के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है कि जो एम्पायर होती है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है और जो उसकी इकोनॉमी है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। गोल्डन कॉइनेज की बात करें इनके टाइम पे तो बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन आते हैं, लेकिन डिक्लाइन हो जाता है एम्पायर का जल्द ही इनकी डेथ के बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये लास्ट ग्रेट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनके बाद जो आते हैं दूसरे प्रिंस वगैरह आते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इनके टाइटल है विक्रमादित्य, करमादित्य, परम भगवता। ये पता चलता है जो इन्होंने कॉइन बनाए थे उन पे लिखा होता है। ठीक है। और बाकी हमने बताई है कि जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है उनसे पता चलता है कि इन्होंने विक्रमादित्य टाइटल लिया था जब इन्होंने हुन्स को हरा दिया था। ठीक है। देवराज, ये इनके अपने कुछ टाइटल्स थे। अब जान लेते हैं कि ये हुन्स कौन थे। इनके टाइम पीरियड था 500 से 530 एडी। ये प्रिमिटिव पेस्टोलिस्ट थे, जो कि हमें पता है ना कौन होते हैं पेस्टोलिस्ट, जो कि इनके अपने खुद के जानवर होते हैं, उनको चराते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये क्या करते हैं, स्टीप जो ना घास के जो मैदान होते हैं वहाँ पर जाते हैं, उनकी सर्च रहती है ना, जहाँ पर उन्हें बड़े बड़े घास के मैदान मिल जाते हैं वहीं पर ये बस जाते हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपने जो जानवर है उनको चराना भी था। तो जहाँ पानी मिल जाता है और चराने के लिए बड़े बड़े घास के मैदान मिल जाते हैं वहीं पर ये रुक जाते हैं। जब वो अफगानिस्तान में आते हैं तो सबसे पहले ये वहाँ की जो लोकल पावर होती है, जो वहाँ के जो छोटे मोटे जो खुद के राजा होते हैं उस जगह के, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और अपना एम्पायर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी जो एक ट्राइब है उसको वहाँ पर बसाने की कोशिश करते हैं। स्कंदगुप्त वॉज एट द टाइम रूलिंग इन द नॉर्दर्न इंडिया। उस समय जो स्कंदगुप्त थे वो रूल कर रहे थे। जब ये अफगानिस्तान में आते हैं तो जो स्कंदगुप्त होते हैं वो इंडिया में रूल कर रहे होते हैं। मैंने कहा था गुप्ता एम्पायर रेजिस्टेंस कोलैप्स हुन्स ऑक्यूपाई द एरिया अप टू सेंट्रल इंडियन मालवा। ठीक है। और जो ये होते हैं हुन्स होते हैं, ये आगे जैसे ही एंट्री करने की कोशिश करते हैं इंडिया में, ठीक है ना, सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, तो जो गुप्ता एम्पायर होता है वो उनको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। और इसी वजह से फिर जो स्कंदगुप्त होते हैं जो हुन्स होते हैं इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो स्कंदगुप्त होते हैं वो हरा देता है हुन्स को। टू पावरफुल रूलर, हुन्स के दो अपने पावरफुल रूलर होते हैं, टोरोमन और मिहिर कुला। तो ये काफ़ी ब्रेवरी के साथ ये लड़ते हैं। और जो ये रूलर होते हैं, ये मिहिर कुला, ये शिव को मानने वाले होते हैं ना, शिव की पूजा करते हैं ये। ठीक है। और इन्हें बौद्ध धर्म बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हुन्स वर अपरूटेड बाय द यशोधर्मना और मंदसौर। तो कहते हैं ना हर चीज़ को कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है, तो इनको अप्रूट किसने किया था, जो यशोधर्मन थे मंदसौर के, उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी हुन्स को एमर्ज करने में। अब हम पढ़ते हैं वकाटक्स के बारे में। देखिए जो वकाटक्स था इनका टाइम पीरियड था 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी एडी के बीच का। जो वकाटक थे वो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो कहा गई थी, डेक्कन की और सेंट्रल इंडिया की। जब सतवाहना का फॉल हो गया था, ठीक है, चालुक्य से पहले कौन थे, सतवाहना थे, और फिर जब सतवाहना का फॉल हो जाता है उनकी जो पावर होती है वो कम होती है, तो एक नई पावर उभरती है वहाँ पर, क्योंकि जैसे ही एक पावर खत्म हो गई दूसरी पावर तुरंत आ जाती थी। वो होती है वकाटक डायनेस्टी, जो कि कहाँ होती है, विंध्याशक्ति में। ठीक है। विंध्याशक्ति आपको पता है जो सतपुड़ा रेंजेस के पास है। ठीक है। विंध्याचल है, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक डायनेस्टी आती है विंध्याशक्ति। विंध्याशक्ति वॉज सक्सीड बाय हिज सन प्रवार सेन। जो विंध्याशक्ति होती है उनके जो बेटे होते हैं वो कौन होते हैं, परवार सेन फर्स्ट होते हैं। ठीक है। जो वका डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं पहले वो विंध्याशक्ति होते हैं। विंध्याशक्ति का बेटा कौन होता है, परवार सेन फर्स्ट होता है। इन्हीं को रियल फाउंडर कहा गया है वकाटका एम्पायर का। कि 4 अश्वमेध युद्ध करते हैं, जो परवार सेन होते हैं ये 4 अश्वमेध युद्ध करते हैं, और इनकी डेथ के बाद जो एम्पायर है वो डिवाइड हो जाता है। रुद्रसेन फर्स्ट टुक ओवर द रीजन ऑफ द, 2 ब्रांच टूट जाती है, एक होती है नॉर्थ वाली और एक हो जाती है साउथ वाली। तो जो अब नॉर्थ वाली को कौन कंट्रोल करता है परवार सेन की डेथ के बाद, रुद्रसेन फर्स्ट। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी जो ब्रांच होती है उसको कौन करता है, सक्सीड जो पृथ्वी सेन फर्स्ट होता है। ठीक है ना। अब आगे का मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा रुकिए। देखिए अब हम बात करते हैं। ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, कुछ काम आ गया था मुझे तो मुझे जाना पड़ा।
तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखिए जो वकाटक है ये 3rd सेंचुरी 5th सेंचुरी एडी का टाइम था। इसमें दो जो क्या हुआ था, जो वकाटक्स थे उनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी डेक्कन वाले एरिया में, ठीक है। और ये कब हुआ था, जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसके बाद। जो सतवाहना डायनेस्टी है और चालुक्यास से पहले, मतलब जब तक चालुक्यास आए नहीं थे और जो सतवाहना डायनेस्टी है वो खत्म हो चुकी थी। तो जो उसके फाउंडर हैं वकाटक डायनेस्टी के वो हैं विंध्या शक्ति, ठीक है ना। जो विंध्या शक्ति थे वो उसके फाउंडर थे। जो विंध्या शक्ति हैं आगे चल के उनको सक्सीड करता है उनका बेटा जो प्रवार सेन फर्स्ट होता है, ठीक है। और इसको रियल फाउंडर कहा जाता है वकाटक एम्पायर का। कि 4 अश्वमेध युद्ध कराता है। अश्वमेध युद्ध के बारे में हम हमारा जो वैदिक जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके थे। और इसकी डेथ के बाद क्या होता है, जो एम्पायर है वो डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो। उसमें जो नॉर्दर्न ब्रांच जो होती है उसको हैंडल करते हैं रुद्रसेन फर्स्ट, ठीक है। और जो रुद्रसेन जो फर्स्ट होता है ये कंटेम्प्रेरी होता है समुद्रगुप्ता के, मतलब उस टाइम पे जो रूल चल रहा होता है नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जो ज़्यादा वो चल रहा होता है समुद्रगुप्त का। जो रुद्रसेन फर्स्ट होते हैं उनको सक्सीड करता है उनका बेटा पृथ्वीसेन, ठीक है। तो जो रुद्रसेन है उनका बेटा होता है पृथ्वीसेन फर्स्ट। और ये कंटेम्प्रेरी होता है चंद्रगुप्त सेकंड का। आपको पता है ना समुद्रगुप्त के बाद कौन सा रूलर आता है, चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त के जो बेटे होता है चंद्रगुप्त सेकंड उनका रूल आता है। और उधर रुद्रसेन के बेटे जो पृथ्वीसेन होते हैं उनका रूल आता है, ठीक है। चंद्रगुप्त क्या करते हैं, अपनी जो डॉटर की जो शादी होती है, जो प्रभावती गुप्ता की जो शादी होती है वो किससे कर देते हैं, रुद्रसेन सेकंड से कर देते हैं, ठीक है। और रुद्रसेन सेकंड कौन होते हैं, ये जो पृथ्वीसेन है ना इनके बेटे होते हैं, ठीक है। पृथ्वीसेन फर्स्ट वो सक्सीड बाय हिज सन रुद्रसेन सेकंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही, तो सबसे पहले कौन था, रुद्रसेन फर्स्ट, इनके बेटे पृथ्वीसेन फर्स्ट और फिर इन्हीं के बेटे रुद्रसेन सेकंड। तो पहले नाम ऐसे रख दिया करते थे, जो दादा का नाम है वही पोते का नाम रखते हैं, तो यहाँ पर वैसे ही चल रहा है। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो अपनी बेटी की शादी जो पृथ्वीसेन के बेटे रुद्रसेन सेकंड होते हैं इनसे कर देते हैं। रुद्रसेन जो सेकंड होते हैं उनकी बहुत ही जल्दी 5 सालों के बाद ही डेथ हो जाती है। 2 छोटे बेटे होते हैं उनके, एक तो दिवाकर सेन और दूसरा दामोदर सेन। जो प्रभावती गुप्ता होती है वो रूल करती है अपने बेटों के साथ फिर वहाँ पर। लेटर दामोदर सेन बिकम रूलर विद द नेम ऑफ पृथ्वीसेन सेकंड, वो सॉरी प्रवर सेन सेकंड, ठीक है। तो आगे चल के जो प्रभावती गुप्ता होती है उनके अपने 2 छोटे बेटे होते हैं, तो उनका जो बड़ा बेटा होता है दामोदर सेन वो आगे चल के रूलर बनते हैं, ठीक है। और उनका नाम क्या पड़ता है फिर, प्रवार सेन सेकंड, ठीक है। वही जो बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला पढ़ा, ठीक है ना। तो वही नाम फिर वापस से रख देते हैं उनका। इट कंपोज सेतु बांध एंड द रावण नाहो पोइट्री इन अ मराठी स्क्रिप्ट। तो जो ये प्रवार सेन होते हैं ये कंपोज करते हैं सेतु बांध, एक पोइट्री होती है एक मराठी स्क्रिप्ट में, ये इसको यहाँ पर कंपोज कराते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं फाउंडर कौन होते हैं वकाटक के, विंध्या शक्ति होते हैं। विंध्या शक्ति का बेटा कौन होता है, प्रवार सेन फर्स्ट होता है। आगे चल के ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है जो वकाटक होता है। नॉर्दर्न ब्रांच को संभालता है रुद्रसेन फर्स्ट। रुद्रसेन फर्स्ट के बाद आते हैं इनके बेटे पृथ्वीसेन फर्स्ट और पृथ्वीसेन के बाद फिर इनके बेटे आते हैं रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड की शादी होती है चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर के साथ प्रभावती गुप्ता। इससे इनको 2 बच्चे होते हैं दिवाकर और दामोदर। आगे चल के 5 साल में ही जो रुद्रसेन सेकंड होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। इनका जो बड़ा बेटा होता है दामोदर सेन वो आगे चल के रूलर बनता है प्रवार सेन सेकंड के नाम से, ठीक है। और यही एक पोइट्री लिखता है सेतु बांध मराठी स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए सेंट्रलाइज कंट्रोल वॉज नॉट फुली रियलाइज अंडर द गुप्तास एज इट हैड बीन अंडर द मौर्यास। देखो जैसे जो मौर्यास में सब कुछ क्या था, सेंट्रलाइज हो चुका था, गुप्तास में उतनी पूरी तरीके से सब चीज़ें सेंट्रलाइज नहीं थी। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली डिसेंट्रलाइज। जो गुप्ता थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली डिसेंट्रलाइज था। पेट्रीमोनियन ब्यूरोक्रेसी देखी जाती है, ठीक है। हेरिडेटरी ग्रांट्स चलते हैं जिससे कि हमें पता चलता है काफ़ी क्वासी जो फ्यूडल कैरेक्टर थे इकोनॉमी के, ठीक है। कि मतलब वहाँ पर हेरिडेटरी ग्रांट का मतलब था, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो हेरिडेटरी कर दी थी कि अब इनकी है, आगे चल के इनके बेटे की होगी फिर या उसकी होगी, उसी तरह से पोस्ट कर दी थी कि अच्छा अब इनका ये फादर संभाल रहा है, आगे चल के इनका बेटा संभालेगा। तो इस तरह की चीज़ें देखी गई है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में। इट कंप्राइज्ड अ नेटवर्क ऑफ सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स एंड ट्रिब्यूटरी किंगडम। जो ट्राइब्स होती थी वो सेल्फ गवर्निंग होती थी, ठीक है। कुछ ट्रिब्यूटरी किंगडम्स भी होते थे, उनके अपने अपने चीफ होते थे। तो वहाँ पर जो चीफ थे उनको रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं, उनको पावर दी गई थी कि वो अपने किंगडम्स को और अपने ट्राइब्स को, जो छोटे छोटे ट्राइब्स और किंगडम होते थे उनके चीफ को पावर दे दी गई थी कि वो अपनी उस जगह को खुद हैंडल कर सकते हैं। गुप्ता किंग टुक एग्जल्टेड टाइटल्स, उनके अपने कुछ टाइटल्स होते थे गुप्ता किंग के, महाराजा अधिराज हो गया, सम्राट हो गया, एकाधिराज हो गया, चक्रवर्ती हो गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े लार्ज एम्पायर को क्या कर लिया था, अपने अंदर फिट कर लिया था, ठीक है। उस इंपीरियल स्टेटस को शो करने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स का यूज़ करते थे।
द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस कुमार केम इन अ वॉक। ठीक है, जो क्राउन प्रिंस होते थे उनको क्या बोला जाता था? कुमार बोला जाता था। गुप्ता किंग को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी जिसे बोलते थे मंत्री परिषद, ठीक है ना, या फिर मंत्रिमंडलम। इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे जो हेल्प करते थे गुप्ता किंग को। The existence of such council is implied in Prayag and Allahabad pillar inscription which speaks of the delight of the sabhya। तो देखिए जो सभ्य वगैरह हैं वो भी होते थे वहाँ पर, जो बड़ी बड़ी सभाएं होती थी वो भी होती थी, और उनके बारे में पता चलता है। जो प्रयाग का जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसकी मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, वहाँ से हमें पता चलता है कि बड़ी बड़ी सभा भी लगती थी। ठीक है, किस लिए लगती थी? कि भाई आगे चल के राजा वगैरह या फिर जो भी जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो किसको देनी है। ठीक है, जब समुद्रगुप्त को थ्रोन पर बैठाया जा रहा था तो उस समय भी इस तरह की जो सभा वगैरह हैं वो लगाई गई थी। अमंग द हायर ऑफिसर्स वी मेक टेक स्पेशल नोटिस ऑफ कुमार आत्यास एंड द संधि विहारिका। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी, संधि विहारिका और कुमार मात्या की। ठीक है, इसका मतलब होता है जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे। ठीक है, कुमार मात्या फॉर्म द चीफ कैडर फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिसर्स अंडर द गुप्तास। तो जो कुमार मात्या होते थे इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। ठीक है, पहले तो इनका अपॉइंटमेंट होगा, फिर आगे चल के गुप्ता में जो और दूसरे जो हाई ऑफिशियल्स जो रिक्रूटमेंट होती थी उनको फिल करना है, किसको बैठाना है, कैसे करना है, वो सारा कौन देखता था? कुमार मात्या देखते थे। ठीक है, इट फ्रॉम दैम मंत्री, सेनापति, महानंद निकाया एंड द संधि विहारिका। जो संधि विहारिका कौन होते थे? मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। जो पीस और वॉर की जो सब चीज़ें हैं वो सब उनके उसमें आती थी, जो संधि विहारिका है उनके कंट्रोल में आती थी। ठीक है, जो ऑफिस होता था संधि विहारिका का वो पहली बार अपीयर हुआ था समुद्रगुप्ता के टाइम पे। ठीक है, हुज अमात्या हरिसेन हैड दिस टाइटल। तो उनके, मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी हरिसेन ने। वो उनके कोर्ट के बहुत ही अच्छे पोइट थे। और वही कौन थे? संधि विहारिका। और संधि विहारिका कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। ठीक है, तो पहली बार जो ये पोजीशन थी, ये ऑफिस था, ये समुद्रगुप्त के टाइम पे शुरू हुआ था। और कौन थे संधि विहारिका जो पहले बने थे? हरिसेन, जो कि कोर्ट पोइट थे, जिन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा था? जो कोर्ट पोइट थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। किसके लिए? समुद्रगुप्ता के लिए। ठीक है, कुछ दूसरे जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से हैं? महाप्रतिहारी, जिन्हें द चीफ असर ऑफ रॉयल पैलेस बोलते हैं, जो रॉयल पैलेस था उसकी देखभाल करते थे। दंडपाशिका, ये कौन होते थे? चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, एक होते थे विनय स्थिपिका, जिन्हें बोलते थे रिलीजियस अफेयर के जो मिनिस्टर होते थे। एक है माहू पीलूपति, जो कि चीफ ऑफ जो एलिफेंट कॉप्स होते हैं उनको देखते थे। एक होते थे चीफ ऑफ कैवलरी, ठीक है ना, जिसे माहेश्वती बोलते थे। देखिए सभी नाम बड़े अजीब से हैं, थोड़े बोलने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आप मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन पे ना जाके यहाँ पर जो वर्ड्स हैं आप उन पर ध्यान देना प्लीज़। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम प्रोविंस के बारे में। उस समय जो प्रोविंस थी उनको भुक्तीस कहा जाता था। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि हर क्या होता है, एक बड़े से स्टेट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है जिससे कि वो अच्छे से कंट्रोल में आए। तो वो जो भुक्तीस होती थी कौन कौन सी थी? मगध, ठीक है ना, वर्धमान, पुंद्रा, ठीक है ना, वर्धमान, तिरुभुक्ति जो नॉर्दर्न बिहार था, ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा, सौराष्ट्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उस टाइम पे प्रोविंस थी जिनको भुक्ति बोलते थे। जो सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो किसके हाथ में होता था? पौरा। पौरा कौन होता था? हेड ऑफ अ काउंसिल विच कंसिस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉर्पोरेशन, द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिल्ड ऑफ मर्चेंट, ठीक है, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्टिशियन एंड द चीफ अकाउंटेंट। तो देखिए ये जो पौरा था ये एक तरह से प्रेसिडेंट होता था किसका? गिल्ड ऑफ मर्चेंट, मतलब जो मर्चेंट होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे उस समय के, वो अपने ग्रुप बना लिया करते थे। ठीक है, आर्टिशियंस होते थे, चीफ अकाउंटेंट, तो वो अपना ग्रुप बना लिया करते थे। तो उनके जो काम था उसमें ना किंग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, वो अपना एक लीडर बना लिया करते थे। ठीक है ना, जो पूरी सिटी को जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है वही उनको बताता था कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जो डिसेंट्रलाइज हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर मौर्य समाज में क्या चल रहा था, हर छोटी चीज़ में आपको किंग की परमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के लिए उनके अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव थे। Whereas under the Mauryas, the city committee was appointed by the मौर्यास गवर्नमेंट। ठीक है, और वहीं मैंने आपको बताया कि मौर्यास में क्या था, सब कुछ जो मौर्य गवर्नमेंट है वही देखती थी। लेकिन गुप्तास में क्या था, अपने खुद के उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे कि अच्छा ये व्यापारियों का ग्रुप है तो यहाँ पर एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव बैठा दिया जो कि उनका सारा काम देखेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी था इनके टाइम में। इट वॉज ड्यूरिंग द गुप्ता रूल दैट द विलेज हेडमैन बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन बिफोर। गुप्ता रूल के टाइम पे जो विलेज हेडमैन था उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर पूरे विलेज को कौन कंट्रोल करेगा? विलेज हेडमैन। गुप्ता मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज फ्यूडल बाय कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो गुप्ता की जो मिलिट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी? फ्यूडल हो गई थी बाय कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक बड़ी आर्मी होती थी। तो वो क्या करता था, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो बना रखे थे इनके अंडर में रहती थी आर्मी, छोटे छोटे कि अपने अपने एरिया की आर्मी, और जब किंग को जरूरत पड़ती थी तो वो उनको बुला लिया करता था। इन द गुप्ता पीरियड
पहली बार क्या हुआ था, सिविल और जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना, कि सिविल लॉ कौन से होंगे और जो क्रिमिनल लॉ वो कौन से होंगे, उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था कि ये सिविल लॉ होंगे और ये क्रिमिनल लॉ होंगे। गुप्ता किंग के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू है वो या तो 1/4 होता था या 1/6 होता था, वो डिपेंड करता था कि क्रॉप कैसी है, लैंड कौन सी है। In Gupta period, the army was to be fed by the people whenever it passed through the countryside. गुप्ता पीरियड में क्या होता था, जब कोई आर्मी कहीं से निकल रही है, किसी गांव के पास से निकल रही है, किसी शहर के पास से निकल रही है ना, तो वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो उनको सेना भक्त दिया करते थे। मतलब वो एक तरह से ये था उनका मतलब कि जब भी कोई सेना यहाँ से निकलेगी तो आप उनको एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम या फिर आपसे जो भी बन रहा है आप उस सेना के लिए करोगे, ठीक है। और सेना से एक फोर्स लेबर भी लिया जाता था, वो था विस्टी, ठीक है, उसको विस्टी बोलते थे। तो विस्टी ये क्या था, एक फोर्सफुली वो क्या बोलते थे कि आपको ये देना ही है, ठीक है, फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी एंड ऑफिसर्स, जो आप रॉयल आर्मी को या ऑफिसर्स को देते थे उस समय। और ये जो था फोर्सफुली लिया जाता था, अगर बाई चांस उनका मन नहीं है या उनके पास नहीं है देने के लिए कुछ भी, फिर भी उनको फोर्स किया जाता था कि नहीं आपको देना पड़ेगा। द गुप्ता पीरियड ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड एट एक्सिस ऑफ लैंड ग्रांट्स, यहाँ पर लैंड ग्रांट्स भी काफ़ी दिए जाते थे कि मतलब इनाम के तौर पे या दान दक्षिणा के तौर पे, है ना, लैंड को दान कर दिया जाता था। एक होता आग्रह ग्रांट्स, ठीक है, जो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए दी जाती थी। एक देवग्रह, यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह के लिए दी जाती थी। लैंड ग्रांट्स इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल राइट्स ओवर सॉल्ट एंड माइंस विच वर अंडर द रॉयल मोनोपोली ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, यहाँ तक कि जो सॉल्ट और जो माइन है उसका भी जो अधिकार था वो भी चला जाता था, ठीक है। और जबकि मौर्याज में क्या था, मौर्याज में सॉल्ट और जो माइन थी उनके ऊपर किसकी मोनोपोली थी, मौर्यन पीरियड में मौर्यन गवर्नमेंट की मोनोपोली होती थी। लेकिन यहाँ पर लैंड ग्रांट्स के साथ अब उस ज़मीन पे जिसको वो लैंड ग्रांट दे दिया, उस ज़मीन पे सब पूरा हक किसका हो गया, जिसको आपने उस लैंड को दे दिया, ठीक है। तो ये थी उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की, सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ता था उस चीज़ का। वन सिस्टम था, ठीक है ना, वन सिस्टम बल्कि हम कहेंगे और ज़्यादा मॉडिफाई हो गया था, ठीक है। कुछ फैक्टर थे, एक एक करके जानता है। A large number of foreigners have been assimilated into the Indian society, primarily were known as the क्षत्रिय। देखिए बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स भी आए थे वो इंडियन सोसाइटी के साथ मिल गए थे उस समय, तो वो भी अपने आप को क्षत्रिय ही बोलते थे कि भाई अब कोई बाहर से कोई लोग आ रहा है, अब वो देखेगा कि अच्छा ये यहाँ पर इन लोगों को इज्जत नहीं दी जाती है क्योंकि ये शूद्र है, और ये वाले जो लोग हैं ये बड़े अच्छे हैं, इनको बड़ी इज्जत मिलती है। तो आप किस में घुलने मिलने की कोशिश करोगे, आप उन्हीं में घुलने मिलने की कोशिश करोगे जहाँ पर लगेगा कि सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी। तो इसीलिए वो लोग भी अपने आप को क्या बताने लग गए, क्षत्रिय बताने लग गए। There were a large absorption of tribal people into the Brahminical society through land grants, ठीक है ना, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में चेंज हो गए, ठीक है। द ए कल्चर ट्राइब और एब्जॉर्ब इनटू द शूद्र वर्ण, और बहुत सारे ऐसे थे जिनका अपना कोई भाई ट्राइबल भी वही जो अच्छे जो समझदार थे जिनकी काफ़ी पुरानी ट्राइब्स हो चुकी थी, वो तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में मिल गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका अपना कोई कल्चर नहीं था, ठीक है, छोटी मोटी ट्राइब्स थी, वो किस में एब्जॉर्ब हो गए, शूद्र में एब्जॉर्ब हो गए। जो गिल्ड्स था क्राफ्टमैन का वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उनकी एक कास्ट बन गई, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर एंड द लोकलाइज कैरेक्टर ऑफ द क्राफ्ट, ठीक है। अब जो लोग ट्रेड वगैरह करते थे किसी वजह से जब उनका ट्रेड डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या हो गए, वो भी इन सब कास्ट में शामिल हो गए। द सोशल पोजीशन ऑफ द शूद्रा सीम टू बी हैव इम्प्रूव्ड इन दिस पीरियड, ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो शूद्र की जो पोजीशन थी, जो सोशल पोजीशन थी, वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी। उनको किस चीज़ की परमिशन मिल गई थी, एपिक्स को सुनने की, मतलब जो रामायण महाभारत है इन एपिक्स को सुनने की, क्योंकि पहले तो ऐसा बोलते थे कि अगर ये सुनते भी थे ना तो उनके कानों में तेल डलवा दिया जाता था, इनको मरवा दिया जाता था कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम इतने पवित्र जो एपिक्स है उनको कैसे सुन सकते हो। तो इतना बुरा बिहेव होता था इनके साथ। लेकिन अब इनको परमिशन मिल गई थी कि ठीक है तुम ये एपिक्स वगैरह सुन सकते हो, पुराण वगैरह सुन सकते हो, और यहाँ पर एक न्यू गॉड का अराइज होता है कृष्णा, कि तुम उनकी पूजा कर सकते हो। फ्रॉम अराउंड 3rd century ऑनवर्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अपीयर टू हैव बीन इंटेंसिफाइड। लेकिन आप ये भी देखिए साथ में कुछ चीज़ें में बदलाव आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी 3rd century में जो अनटचेबिलिटी थी, जो अछूत बोला जाता है, वो जो प्रैक्टिस थी वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। कब बढ़ी, जब जो कातियान थे, एक स्मृति राइटर थे गुप्ता पीरियड के, उन्होंने पहली बार एक वर्ड यूज़ करा अनटचेबल, एस्पर्श, ठीक है। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी ये अपने और इंटेंसिफाई हो गई, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये उस समय हम कह सकते हैं ना जो चीज़ें तो हाईलाइट्स ही हो जाती है, तो वहाँ पर ये अनटचेबिलिटी चीज़ और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई। मतलब एक तरफ आप सुधार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। तो सोसाइटी में दोनों तरह से कि चीज़ें सुधरी भी जा रही थी और उतनी ही तरफ दूसरी तरफ ख़राब भी की जा रही थी। यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है हमें। जो पोजीशन थी वुमेन की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पोलेगैमी थी, ठीक है ना, एक ही आदमी बहुत सारी शादी कर सकता था। अर्ली मैरिज वर एडवोकेटेड ऑफन प्री प्यूबर्टी मैरिज टुक प्लेस, ठीक है, बहुत ही कम उम्र में, नाबालिग उम्र में शादी कर दी जाती थी। पहला जो एग्जाम्पल हमें सती का मिलता है गुप्ता टाइम में, वो मिलता है हमें 510 AD में इन ईरान मध्य प्रदेश में, तो पहला वहाँ से हमें मिलता है। और कहाँ से, ये जो भानुगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना,
यहाँ से हमें पता चलता है कि गुप्ता टाइम में भी सती किया जाता था, ठीक है ना, वुमेन्स को सती कर दिया जाता था उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। और उनको कोई राइट नहीं होता था प्रॉपर्टी पे उनका कोई राइट नहीं होता था एक्सेप्ट स्त्रीधन। स्त्रीधन कौन सा, कि उनकी शादी के टाइम पे उनको जो भी ज्वेलरी वगैरह मिली है, जो कपड़े मिले हैं, सिर्फ उन पर उनका हक था, बाकी जो प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन घर, उस पर उनका कोई हक नहीं था। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता रूलर वेस्टर्निज्म बिकम वेरी पॉपुलर। तो ये गुप्ता रूलर में जो वेस्टर्निज्म धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हुआ, क्योंकि ये लोग विष्णु भगवान को बहुत मानते थे, ठीक है। तो ये इनकी कंडीशन है, तो किस तरह से जो शूद्र वुमन सबसे ज़्यादा तो इन्हीं की कंडीशन खराब थी इसमें, ठीक है। द गॉड्स वर एक्टिवेटेड, तो बहुत सारे जो गॉड्स हैं उनके यूनियन दिखाए हैं, जैसे कि जो लक्ष्मी जी हैं उनको विष्णु जी के साथ पूजा जाता था, जो पार्वती हैं उनको शिवा के साथ पूजा जाता था, ठीक है। इवोल्यूशन होता है एक नई बुद्धिस्ट जो तंत्रिक कल्ट होता है वज्रयानी, इनका भी इवोल्यूशन देखा गया है। आइडल वर्शिप बहुत ही कॉमन फीचर्स हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा में इस समय लोग मानने लगे थे, खासकर हिंदू धर्म में। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इट इज़ आर्ग्यूड बाई मैनी स्कॉलर दैट द स्टेट वॉज द एक्सक्लूसिव ऑनर ऑफ लैंड। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो लैंड था ना, काफ़ी ज़्यादा लैंड थी। और ये भी है कि जो पहाड़पुर जो कॉपर प्लेट है इंस्क्रिप्शन बुद्धगुप्ता की, वहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट वी में क्लासीफाई लैंड अंडर गुप्ता पीरियड इनटू 5 ग्रुप्स। तो गुप्ता पीरियड ने अपनी जो लैंड है उसको 5 क्लास में क्लासीफाई किया हुआ था। 5 जो मेजर जो डिवीजन है वो देखने की मिलती है। एक तो है क्षेत्र भूमि, जो कल्टिवेटेड लैंड होती थी, जिसपे कल्टिवेशन होती थी, उस लैंड को बोलते थे क्षेत्र भूमि। जो वेस्ट लैंड होती थी उसको बोलते थे किला, ठीक है। जो हैबिटेबल लैंड होती थी, जो रहने की जो लैंड थी, उसको बोलते थे वास्तु भूमि। जो चराने के लिए जो लैंड छोड़ी हुई थी उसको बोलते थे चारगा भूमि, ठीक है ना। और जो फॉरेस्ट लैंड होती थी उसको बोलते थे अपरथ भूमि, ठीक है। क्षेत्र भूमि कल्टिवेटेड लैंड, जो वेस्ट लैंड है उसको किला बोलते थे, जो हैबिटेबल लैंड है रहने लायक जो लैंड थी उसको वास्तु भूमि बोलते थे, जो चराने के लिए छोड़ रखी थी उसको चारगा बोलते थे, और जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको अपरा बोलते थे, ठीक है। इन द गुप्ता पीरियड लैंड सर्वे भी किया जाता था। उस समय लैंड सर्वे होता था। लैंड सर्वे किस लिए, कहाँ की लैंड कैसी है, कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि उस हिसाब से वो टेक्स्ट लिया करते थे उनसे। तो जो पूना प्लेट है जो प्रभावती गुप्ता का पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो पूना प्लेट है प्रभावती गुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से हमें पता चलता है कि गुप्ता पीरियड में लैंड सर्वे भी होता था। एन ऑफिसर नेम्ड पुष्तपाला, ये क्या करते थे, ये सारे जो लैंड ट्रांजेक्शन होती थी उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे पुष्तपाला, ठीक है। ये एक ऑफिसर का नाम है, मतलब उस पोस्ट का नाम है। गुप्तास ने बहुत ही लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन को इशू करवाया है, लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें गोल्ड कंटेंट कितना था, एकदम प्योर गोल्ड के थे या कुछ मिलावट था, तो सबसे ज़्यादा प्योर जो गोल्ड के जो सिक्के बनवाए थे वो कुषाण ने बनवाए थे। इतने प्योर नहीं थे गुप्ता के टाइम पे, थे ज़रूर गोल्ड कॉइन काफ़ी इन्होंने बनवाए थे, लेकिन वो इतने प्योर कंटेंट नहीं था उनका। इन्होंने सिल्वर कॉइन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाया मतलब इशू करवाए हैं फॉर लोकल जो एक्सचेंज होता था बिजनेस के लिए। गुप्ता कॉपर कॉइन आर वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू द कुषाण। तो जो गुप्ता के जो कॉपर के जो कॉइन है वो बहुत ही कम है। अगर हम कुषाण से कंपेयर करें तो कुषाण के मुताबिक गुप्ता में जो कॉपर कॉइन है वो इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दैट शो दैट यूज़ ऑफ मनी डिड नॉट टच कॉमन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मनी वगैरह का यूज़ नहीं होता था इतना ज़्यादा। गुप्ता पीरियड विटनेस डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो गुप्ता के टाइम में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रेड विथ रोमन एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर 3rd सेंचुरी एडी। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि 3rd सेंचुरी एडी के बाद रोमन से इतना ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं देखा गया है, तो उसका मतलब गुप्ता थे वो इतना लंबा जो किसी और के साथ ट्रेड नहीं करते थे। ज़्यादा जो ट्रेड है वो उनका साउथ ईस्ट एशिया जो ट्रेड देखा गया है, ठीक है। जो पोर्ट थे ईस्ट कोस्ट पे जो पोर्ट थे ताम्रलिप्ति घंटाशाला, ठीक है ना, कंदूरा, ये नॉर्थ इंडियन ट्रेड। और जो साउथ एशिया जो कंट्री है उधर ही ये ज़्यादा ईस्ट कोस्ट पे, मतलब इधर की ये इंडिया हो गया, तो जो इधर के छोटे छोटे आइलैंड है इनके साथ ट्रेड करते थे, तो इसलिए जो ईस्ट साइड पे जो पोर्ट थे उनका ज़्यादा यूज़ हुआ है। वेस्ट कोस्ट थे जो भरोच चौल कल्याण कैम्बे, ठीक है ना, ये ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करते थे, जो मेडिटेरियन सी या वेस्ट एशिया तक, बस वहाँ तक इनका ट्रेड चलता था, उससे ज़्यादा ये आगे तक ट्रेड नहीं करते थे। रिलीजियस लिटरेचर की बात करें अगर हम इनके, तो सम ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक कौन कौन सी थी, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ठीक है, वर री रिटर्न, नारद स्मृति, ठीक है। तो ये कुछ और बुक्स है इनकी जो उस समय फिर दोबारा लिखी गई थी। प्रसार स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति व रिटर्न इन दिस पीरियड। तो ये कुछ और नई बुक्स हैं जो इनके टाइम पे लिखी गई थी। तो लिटरेचर में काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है गुप्ता पीरियड में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो अभिधर्मा कोशा, ठीक है, जो दिग्निका ने लिखा था, विष्णु दिग्मा जो बुद्ध घोष ने लिखा था, ये कुछ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो इस समय लिखे गए थे, ठीक है। जैन टेक्स्ट की बात करें तो न्याय वर्तन जो सिद्ध सेना ने लिखा था, और कुछ सेक्युलर लिटरेचर, ठीक है ना, जो किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, जैसे कि जो पहली पोइट्री है ऋतु संहारे किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी, मैंने आपको बताया भी था। मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्नामित्रा, ये जो मालविका अग्नामित्रा है, ठीक है, ये पहला फर्स्ट ड्रामा था, ठीक है। उसके बाद है ये विक्रम, ठीक है, विक्रमम, ठीक है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास ने लिखे थे,
ठीक है। मुद्राक्षा ये विशाखा दत्त ने लिखा था, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस बार के बारे में। तो कीरत अर्जुनिया ये भैरवी ने लिखी थी। कविदाश्य दश कुमार चरित्रा ये दंडिन ने लिखा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृछ छत्ती कतिका ये सुदरक ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद है पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा ने लिखा था। जो काम सूत्र है वो वत्स्या ने लिखा था। ये कुछ काफ़ी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं यहाँ से कुछ जो ये बुक्स ये है पोइट्री वगैरह ड्रामा ये पूछ लिया जाता है, तो इनको आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको सब याद हो जाएंगे ये। अब हम साइंटिफिक लिटरेचर की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे साइंस के ऊपर बात होती थी। आर्यभट्टा ने सूर्य सिद्धांत और आर्य भाटिया लिखी थी, ठीक है। और ब्रह्मगुप्ता ने जो ब्रह्म सिद्धांत है वो लिखा था, ठीक है। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जाटक, ठीक है ना, लघु जाटक ये वारामीरा ने लिखा था, ठीक है। और ये वाग्भट ये नवीन तक ने लिखा था, धन्वंतरी ने लिखा था, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ये किसने लिखी थी, ये सारी साइंस के ऊपर लिखी गई थी। नोट की बात करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। मनुस्मृति को इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और ये किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, एक लव स्टोरी थी ये, इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ये भी विलियम जोन्स ने ही इसको ट्रांसलेट किया था। कालिदास को द शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मृछ कटिका जो एक लव स्टोरी है पुअर ब्राह्मण की, चारुदत्ता, ठीक है। और उनके उनके जो कोटेशन थे वसंता सिन्हा, ठीक है ना, इन दोनों की ये क्या है, एक लव स्टोरी है, ठीक है। जो पूरा जो सिटी लाइफ है उसको भी डिपिक्ट करने की कोशिश करती है, कि उस समय की जो पूरी सच्चाई थी उसको रखने की कोशिश करती है ये। कामसूत्र एक अर्लीस्ट बुक है ऑन सेक्स, एंड जो ब्रह्म सिद्धांता है वो एक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई एक बुक है अंडर द टाइटल ऑफ सिरी हिंद, ठीक है ना। उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, जो ब्रह्म सिद्धांता है उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, किस नाम से, सिंध हिंद के नाम से, ठीक है। अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एशियन इंडिया क्यों कहा गया है, सच में ऐसा है या सिर्फ एक मिथ वाली बात है। देखिए तो कुछ तो है कि हाँ कि ये पॉइंट है जिसकी वजह से हम उससे बोल सकते हैं कि गोल्डन एज थी, और कुछ ऐसे हैं कि जो पॉइंट इसके अगेंस्ट में भी है, दोनों पढ़ेंगे। तो देखिए क्यों कहा गया, देयर वर पॉलिटिकल यूनिट्स, फॉरेन रूल वर कम्प्लीटली रिमूव, क्योंकि जो पॉलिटिकल रूल था उसको पूरी तरह से हटा दिया था, काफ़ी पीस था और प्रॉस्पेरियस था, इसलिए कहते हैं कि हाँ वो गोल्डन एज था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो कैरेक्टर थे गवर्नमेंट के उनको इलाइट करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जो टैक्स था वो इतना ज़्यादा नहीं था, पनिशमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होती थी कि एकदम से कि बहुत ही आप तकड़ी पनिशमेंट दे रहे हो किसी को, माइल्ड होती थी काफ़ी। हिंदुइज्म है उसका वापस से रिवाइवल किया गया था, ठीक है। और बाकी सब जो रिलीजन है उनके लिए भी टॉलरेंस थी, ऐसा नहीं था कि उन सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया है, आर्ट और आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं इस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा जो पोइट्री वगैरह हैं, साइंटिफिक बुक्स भी लिखी गई हैं, जो साइंस के ऊपर जो बुक्स थी, ठीक है ना, वो सब बुक्स लिखने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ये उस समय के पोइट वगैरह थे, ऑथर थे, ठीक है ना, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हुई हैं, जिनका हम आज भी पढ़ के हम उन्हें आज की साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो ये चीज़ कहते हैं कि हाँ गोल्डन एज हम कह सकते हैं गुप्ता पीरियड को। अब हम वो पॉइंट्स देख सकते हैं जो इसके अगेंस्ट जाने वाली बातें करते हैं। वो क्या कहती हैं कि बहुत ज़्यादा एक तो फ्यूडिडेटरीज था, ठीक है ना, चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो चुकी थी, कोई बड़ी लार्ज सेंट्रल आर्मी नहीं थी, क्योंकि क्या था अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव बना रखे थे, वो अपनी आर्मी मेंटेन रखते थे करके, और जब किंग को जरूरत पड़ती थी तो वो उन सबको बुलाता था, तो इसलिए राजा की अपनी कोई लार्ज सेंट्रल आर्मी नहीं थी, ठीक है ना। फ्यूडल जो एलिमेंट्स थे वो डेवलप हो गए थे, कि आप ज़मीन किसी को भी दान कर रहे हो। जो ट्रेड और जो गिल्ड्स हैं उनका डिक्लाइन हो गया था, कहा ना कि जो बड़े बड़े जो ट्रेड थे दूर तक के वो ट्रेड नहीं किए जाते थे। जो अर्बन सेंटर्स थे उनका भी डिक्लाइन देखा गया है। जो वन सिस्टम था वो और ज़्यादा यहाँ पर इंटेंसिफाई हो गया था, लोगों के बीच में जो धर्म को लेके और जो जात बरादरी को लेके जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो गई थी, और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। और जो वुमेन थी उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो ये चीज़ें कहती हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि वो गोल्डन एज थी। तो देखिए बहुत सारे काम ऐसे हुए जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ उनका जो टाइम था वो गोल्डन एज था। और बहुत सारे काम बुरे भी हुए हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि गोल्डन एज था तो फिर इन सब चीज़ों में बदलाव क्यों नहीं आए। तो हमारी तरफ दोनों ही तरफ की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे कि जो उसको फेवर करते हैं गोल्डन एज को, और ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसके अगेंस्ट जाके हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही दिमाग में रखना, जैसी भी चीज़ें पूछी जाती है हमें एग्जाम देना तो आपको ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर है ये खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। साथ में हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ भी चल रही है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।